जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं डॉक्टर अंशु जोशी जी, जिनसे हम कई सारे डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे। वेस्ट एशिया से लेकर पीओजेके में जो कुछ बवाल चल रहा है, तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं, एक-एक करके बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है डॉक्टर जोशी आपका। जय हिंद, नमस्कार। अंबर, अपने शो पर इस महत्वपूर्ण चर्चा का भाग बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को भारत माता की जय। भारत माता की जय। सबसे पहले वेस्ट एशिया से बात करते हैं, जो यूएस और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एमओयू ऑल्दो हो गया था, लेकिन वो एमओयू टूटा, वापस से कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ और फिर से शांति की बात हो रही है। ओवरऑल इसको देखा जाए तो क्या जो यूएस है अपने उद्देश्य, जो उसके ऑब्जेक्टिव थे, वॉर ऑब्जेक्टिव्स, उनको पूरा करने के लिए नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है? कैसे आप इस पूरी स्थिति को देख रहे हैं जो अभी फिलहाल बनी? अंबर, पश्चिम एशिया में जो वर्तमान स्थिति है वो पूरे विश्व के लिए ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ी चुनौतियों से भरी हुई स्थिति है। अभी जो कुछ भी पश्चिम एशिया में हमने घटते हुए देखा, जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच में एमओयू होकर के फ्लॉप हो गया, युद्ध बंदी जो है वो सफल नहीं हो पाई, फिर दोनों के बीच में एक अनदर फेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और इसमें ईरान ने जिस तरह से खाड़ी देशों को लपेटे में लिया, सब पर आक्रमण किए। तो ये देखते हुए न सिर्फ एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भी यदि मैं एंगल ले आऊं, तो जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंटेन करके ईरान ने रखा हुआ है, इसमें फिर अब ओमान ने भी आकर के अपने स्वर बढ़ाने शुरू किए हैं कि भाई ईरान के साथ वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मैनेज करेगा। तो ये देखते हुए स्थितियां बड़ी गंभीर नजर आती हैं, सप्लाई चेन्स की दृष्टि से, वैश्विक व्यापार की दृष्टि से, ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से, और एक ओवरऑल जब हम एक ऑर्डर की बात करते हैं या एक गवर्नेंस की बात करते हैं, ग्लोबल गवर्नेंस की, तो हमको यहाँ पर स्थितियां बहुत खराब नजर आती हैं। तो अब फिर देख रहे हैं नवंबर में बाई इलेक्शंस भी ड्यू हैं अमेरिका के, और ऐसे अमेरिका के बहुत सारे इंटरनल रीजंस हैं जिसकी वजह से ट्रंप बार बार प्रयास कर रहे हैं कि ये युद्ध समाप्ति की ओर जाए। लेकिन नेगोशिएटर्स दूसरी तरफ से कौन आते हैं? वो है हार्डलाइनर्स, आईआरजीसी के नेता। और आईआरजीसी को हम सब जानते हैं कि कैसे जिहादी कट्टरपंथी शक्ति है। ये वो शक्ति है जिसने 1969 के बाद ईरान में प्रजातंत्र को पूरी तरह से समाप्त करके शरिया लगाया था और एक थियोक्रेटिक इस्लामिक गवर्नमेंट की शुरुआत की थी। अब ये जो हार्डलाइनर्स हैं, ये जो आईआरजीसी के लोग हैं, ये पेजेश्कियां और अराक्ची वाली जो लाइन है, जो चुन के आते हैं नेता, उनको कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए अराक्ची और पेजेश्कियां भी चाह रहे हैं कि ये युद्ध समाप्ति की ओर जाए, क्योंकि ईरान पूरी तरह से एग्जॉस्टेड है। ईरान के पास अब ना एसेट्स हैं, ना पैसा है। वहां की आप मुद्रा की वैल्यू देखिए, मुद्रास्फीति की क्या हालत हो रखी है, इन्फ्लेशन कितना हाई है वहां पर, लोगों की कितनी बुरी स्थिति है। लेकिन इसके बावजूद आईआरजीसी जो है वो बिल्कुल कि अब तो हम मतलब कुछ करके दिखाएंगे या मर के दिखाएंगे, उस लाइन पर है। तो इसीलिए नेगोशिएशन बार बार डिप्लोमेटिक टेबल पर आते हैं अंबर, और वो सफल नहीं हो पाते हैं, वो कहीं ना कहीं फ्लॉप हो जाते हैं। अब ये फिर ट्रंप की ओर से, अमेरिका की ओर से प्रयास किया गया है। दूसरी ओर अराक्ची और पेजेश्कियां भी चाह रहे हैं कि युद्ध समाप्ति की ओर बढ़े। अब फिर एक नेगोशिएशन की हम बातचीत सुन रहे हैं कि दोनों तरफ से ऑफिशियल्स बैठ करके एक पूरे इस ड्राफ्ट को आकार देंगे कि किस तरह से युद्ध को विराम की ओर ले जाया जाए। इसमें न्यूक्लियर मैटर्स को अब शामिल करने की बात की जा रही है, प्रॉक्सीज की बात की जा रही है। अमेरिका की तरफ से कोई अटैक ईरान पर नहीं होगा, मतलब दोनों तरफ से अपनी अपनी शर्तें हैं, तो इन शर्तों की बात की जा रही है। लेकिन मेरा फिर वही जो एक बेसिक क्वेश्चन है, वो वहीं पर आकर के बात अटकेगी कि जो एक तरफ अमेरिका के ऑफिशियल्स बैठेंगे, दूसरी तरफ कौन बैठेगा? यदि नेगोशिएशन फिर आईआरजीसी करने के लिए बैठेगा, तो फिर हमको दिखाई पड़ेगा कि इस प्रकार की के ड्राफ्ट बनेंगे, एमओयू साइन होंगे, लेकिन फिर वो ऑन एंड ऑफ पे बात चली जाएगी। पर फिर भी एक पूरी दुनिया बहुत ही पॉजिटिव होप्स के साथ में देख रही है कि भाई दोनों देशों के बीच में बातचीत हो और युद्ध जो है वो अंत की ओर जाए, क्योंकि दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन में जो एक युद्ध का थिएटर लगभग 4 साल हो गए चल रहा है, वहां पर फिर स्थितियां खराब हो रही हैं। कीव पर बहुत बड़ा हमला हुआ है, यूक्रेन भी लगा हुआ है हमले करने में। तो यूक्रेन और रशिया के बीच स्थितियां अच्छी नहीं है, वहां पर भी स्थितियां बहुत खराब हो गई हैं। और इस शेडो में जब मैं पश्चिम एशिया पर आती हूँ और यहाँ पर जिस तरह से संकट गहराया हुआ है उसको देखती हूँ, तो फिर लगता है कि इकोनॉमिक और सिक्योरिटी दोनों ही दृष्टि से पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है, ये सॉल्व होना चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन कहीं न कहीं एक तरफ तो हमें मतलब बहुत समय से ऐसा लग रहा है कि पीस की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान भी लगा, बहुत सारे लोगों ने मीडिएशन करने की कोशिश की। लेकिन दूसरी तरफ
एस्केलेशन भी बढ़ रहा है, तो मतलब दो पैरेलल्स हमें नजर आ रहे हैं। क्या वाकई में ईरान और अमेरिका दोनों की बात करते हैं, मतलब वो सीरियस हैं शांति की ओर जाने के लिए? क्योंकि एमओयू तो साइन हो चुका था, अभी भी जो ईरान में अगर हम देखें तो जो मुश्तबा खामनेई है, उनका ऑडियो तक ईरान रिलीज नहीं कर रहा है। ऐसे में जो आपने भी सवाल उठाया, क्या है कौन किसके साथ नेगोशिएशन होगी, प्लस जो डील हो चुकी थी उससे वापस यूएस पीछे हटा, तो ऐसे में जो डोनाल्ड ट्रम्प चाह रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव्स पे ईरान ने अग्री कर रहा है, तो ऐसे में कैसे सहमति बन पाएगी? प्लस जो यूक्रेन अभी पिछले हफ्ते हुआ, जो जहाजों पर अटैक हुआ, अटैक ऐसे किया में कहीं है, ना हाँ। कहीं वो एस्केलेशन के संकेत हमें लगते हैं। जब हम डॉट्स को कनेक्ट करके देखते हैं, पिछले हफ्ते ये बहुत चिंताजनक खबरें आई थी कि यूक्रेन ने ईरानियन शिप्स पे अटैक किया है, और इस एक खबर से मैंने दोनों युद्धों को जुड़ते हुए पाया। और हम सभी जानते हैं कि रशिया यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की सहायता नाटो और नाटो से जुड़े हुए देश कर रहे हैं, और इसलिए मैं लगातार 4 साल से इस बात को कह रही हूँ कि ये जो युद्ध है ये रशिया और यूक्रेन के बीच में नहीं है, ये रशिया और नाटो लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच ये युद्ध चल रहा है, जिसमें कि यूक्रेन को स्टैंड आउट करने में जो हेल्प कर रहा है वो नाटो के देश और अमेरिका कर रहा है। अब ये यूक्रेन who is supported by NATO countries including United States of America जब ईरान पे अटैक करता है तो इसके बड़े मायने हैं। ईरानियन शिप्स पे अटैक करने का मतलब ये है कि ईरान who is supported and funded by Russia and China on the other hand। तो अब देखो, आपको यहाँ पे दो ब्लॉक एक दूसरे के सामने नजर आए, यूक्रेन जिसके पीछे यूएस खड़ा है, नाटो खड़ा है, और दूसरी तरफ आप आ जाओ तो ईरान जिसके पीछे की रशिया खड़ा है, चाइना खड़ा है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत इसी प्रकार से हुई थी अंबर, जिसमें कि ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में एक पूरा इशू हुआ था। एक फ्रांस फर्डिनेंड जो आर्कड्यूक थे, उनकी हत्या हुई थी साराजेवो में, और इसके बाद एक दूसरे को अक्यूज करके इसमें फिर जर्मनी और रशिया कूदे थे, और यहां से युद्ध की शुरुआत हुई थी, क्योंकि एक देश को जर्मनी सपोर्ट करा था, दूसरे देश को रशिया सपोर्ट करा था, और ये दोनों युद्ध चाहते थे क्योंकि दोनों अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना चाहते थे। अब यही बात यदि हम हाल के समय में लेकर के आए तो आप देखो कि ये एक युद्ध का थिएटर अलग है रशिया यूक्रेन का, पश्चिम एशिया का थिएटर अलग है, लेकिन दोनों जगह कॉमन एलिमेंट्स कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया और चाइना। तो रशिया वहां डायरेक्टली इन्वॉल्व है रशिया यूक्रेन युद्ध में, और यूएस वहां इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। अब वेस्ट एशिया में रशिया इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है और यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व है। लेकिन अब ट्रंप को ये समझ में आ रहा है कि इस तरह से युद्धों को कंटिन्यू करने से आगे ये कनेक्ट होंगे, बढ़ेंगे, ये वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकते हैं, और जिस तरह की अमेरिका की अपनी आंतरिक स्थितियां हैं, मुझे नहीं लगता है कि ट्रंप युद्ध को और बढ़ाना चाहते हैं। ईरान खुद एग्जॉस्टेड है, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि दोनों देशों को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अपने अपने इंटरेस्ट्स में, और अपने इंटरेस्ट्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि अमेरिका देखिए उसके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है, ईरान का न्यूक्लियर मैटर, प्रॉक्सीज का खात्मा, इजराइल पर अटैक ना होने देना, या ईरान का रिजीम चेंज। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बिना रिजीम चेंज किए आईआरजीसी ही कंटिन्यू करे ईरान के रिजीम को, लेकिन वो ये वादा करे कि वो इजराइल पर अटैक नहीं करेंगे या अपने प्रॉक्सीज को सपोर्ट नहीं करेंगे, हूती, हिजबुल्ला, हमास को वो डीएक्टिवेट करेंगे। यदि इस प्रकार की बातें लेकर के सामने आते हैं तो फिर यहां पर अमेरिका कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, या फिर सीधे सीधे रिजीम चेंज करना। अब रिजीम चेंज करने के लिए तो फिर बूट्स ऑन ग्राउंड भेजने ही पड़ेंगे अंबर, उसके बिना तो चारा नहीं है। वहीं ईरान को भी देखना होगा कि ईरान एक्चुअली क्या चाहता है। वो इजराइल को खत्म करना चाहता है, वो अमेरिका के साथ में युद्ध कंटिन्यू करना चाहता है, वो युद्ध समाप्त करना चाहता है, तो क्या प्रॉक्सीज के साथ, या एक इस शर्त पे कि वो अपने प्रॉक्सीज डीएक्टिवेट करके शांत बैठ करके युद्ध को समाप्त करेगा। तो ईरान के सामने भी इस तरह से बहुत सारी प्रायोरिटीज हैं। उसके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है और उसके लिए वो क्या चीज हो सकता है, ये ईरान को भी देखना पड़ेगा। दोनों देशों को अंबर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, एक मिडिल ग्राउंड पर तो आना पड़ेगा, बिल्कुल, तब जाकर के ये युद्ध अंत की ओर जाएगा। लेकिन जो उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप की ओर से हम लगाते हुए देख रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं दोनों युद्ध कनेक्टेड नजर आते हैं, और रशिया यूक्रेन में बल्कि रशिया वर्सेस नेटो है, और इधर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मुझे शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि मैं उनको ईरान को हथियार नहीं दूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस बात को पूरा करेंगे और ईरान को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन हम अपने को कहा कि मैं तो यूक्रेन को हथियार नहीं दे रहा, मैं तो नेटो को सप्लाई करता हूँ, मतलब खुद तो कर रहे हैं,
लेकिन खुद दूसरे से उम्मीद करें कि दूसरा अपने अलाइज को सपोर्ट ना करे। ऐसे में तो कहीं से भी ना ईरान की तरफ से कोई पीछे कि वो अपनी प्रॉक्सीज को सपोर्ट करने के लिए वो किसी कीमत पे पीछे नहीं हट रहा है, तो ना वो उधर से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ना इधर से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। प्लस कहीं ना कहीं इसका असर हम ग्लोबली हम देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं वो उभरते जा रहे हैं। हम पीओजेके में भी हम देख रहे हैं कि ये सब हो रहा है। इनफैक्ट पीओजेके में तो स्थिति है कि अल जजीरा को रिपोर्टिंग से पाकिस्तान ने बैन कर दिया, वहां पे अल जजीरा ने पीओजेके की जो रिपोर्टिंग कर दी। तो ऐसे में कैसे विश्व में शांति आएगी? ऐसा लग रहा है कि पूरे जो विश्व है वो एक विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, जैसे कि बड़े सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये कंटिन्यू हो सकता है, ये लॉन्ग प्रोलॉन्ग होगा और इवेंचुअली विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ रही है। आप क्या कहते हैं डॉक्टर? अमर, इस बात को मैंने लगातार कहा है, आपके शो पर भी मैंने इस बात को कहा था। जब एमओयू पर हमने बात की थी तो मैंने आपसे कहा था कि ये एमओयू 15 दिन भी नहीं टिकेगा, एंड विद इन 10 डेज पहले ईरान ने शिप्स पे अटैक किया ओमानियन, और उसके बाद में अमेरिका ने रिटेलिएट किया, और उसके बाद फिर हमने युद्ध को शुरू होते हुए देखा। क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जब तक कूटनीति की टेबल पर बातें रिजॉल्व नहीं होंगी या युद्ध के मैदान में कोई एक साइड हारेगा और एक साइड जीतेगा नहीं, तब तक युद्ध का अंत नहीं हो सकता है। अब समस्या ये हो रही है कि ना ईरान पीछे हटने को तैयार है, दो इट इज एग्जॉस्टेड, लेकिन उसको सपोर्ट चाइना और रशिया से बराबर मिल रहा है। दूसरी तरफ यदि हम अमेरिका को देखें तो अमेरिका ने इस बार के युद्ध की शुरुआत की थी कि मुझे ईरान में रिजीम चेंज कराना है, लेकिन ये तो ट्रंप को सोचना चाहिए था कि बिना बूट्स ऑन ग्राउंड भेजे, बिना अपनी सेना को वहां जमीन पर उतारे, वो रिजीम चेंज कैसे कराएंगे। मैंने इसके लिए एक थ्योरी सोची थी कि हो सकता है कि अमेरिका ने पेजेश्कियां वाली लाइन को कॉन्फिडेंस में लिया हो कि भाई हम खामेनेई वाली लाइन का खात्मा करेंगे, हम आईआरजीसी को कंट्रोल करेंगे, और फिर आप जो है हमारी सत्ता परिवर्तन में सहायता करना, और हम आप ही को पपेट गवर्नमेंट बना करके बिठा देंगे। ये भी एक थ्योरी मैंने सोची कि ऐसा हो सकता है। नहीं, एक्चुअली मसूद पेजेश्कियान आए थे तो पहले ही उम्मीद की जा रही थी कि दोनों के बीच में रिश्ते बेहतर होंगे, क्योंकि वो थोड़े से कंपैरेटिवली लिबरल अप्रोच वाले लेकिन हैं। समस्या ये है हु कंट्रोल्स हुम इन ईरान। देखो, पेजेश्कियां आईआरजीसी को कंट्रोल नहीं करते हैं, आईआरजीसी पेजेश्कियां को कंट्रोल करते हैं। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स फ्रॉम। इसीलिए वेस्टर्न नेशंस के साथ, अमेरिका के साथ, हमारे जैसे देशों के साथ ईरान के संबंध लगातार खराब होते चले गए 69 की क्रांति के बाद। और फिर पाकिस्तान जैसे देशों के साथ ईरान ने बड़ी गलबहियां की और अपने रिश्ते बहुत बेहतर किए उस पाकिस्तान के साथ जो अब समय आने पर अमेरिका की गोदी में जाकर के बैठा। और पाकिस्तान को यदि हम देखें तो वो अपने आप में रोग स्टेट का और एक फेल्ड स्टेट का बेहतरीन उदाहरण है। एक ऐसा देश जो बनने के बाद कभी आर्थिक प्रगति में हमसे भी आगे निकल गया था, देयर वाज अ टाइम, लेकिन जिस तरह से वहां की सेना ने वहां की राजनीति पर, सत्ता पर कब्जा किया, जिस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन करके बजाय कि एक वेलफेयरिस्टिक निर्माण स्टेट का निर्माण करने के, सेना ने इस पैसे को जिस तरह से टेररिस्ट एक्टिविटीज पे लगाया, इक्विपमेंट की खरीदी पर लगाया, तो उसका ये नतीजा है कि आज आप इकोनॉमिकली देखो, पॉलिटिकली देखो, सोशली देखो, पाकिस्तान एक पूरी तरह से फेल्ड स्टेट नजर आता है। एंड सो मच सो कि आज पीओजेके और बलूचिस्तान में हम जो आंदोलन होते हुए देख रहे हैं उसके पीछे कारण है। अब वो दरअसल तो पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है। वहां के एक्टिविस्ट अपने आप को भारत का मानते हैं, वो लोग सिविलाइजेशनली, कल्चरली अब अपने आप को कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ में। और फिर पाकिस्तान ने उनका कितना शोषण किया आप ये देखो। वहां के जो लोग हैं वो सड़कों पर अपने बेसिक राइट्स की पूर्ति के लिए, उनके पास पानी नहीं है, बिजली नहीं है, खाना नहीं है, आटा दाल तेल नहीं है, दवाइयां नहीं है, अस्पताल नहीं है, शिक्षा नहीं है, और वो जब फिर प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर आते हैं तो सेना उन पर गोलियां चलाती है। अब ये जो पीओजेके का आंदोलन है ये एक वृहद स्वरूप जो है वो ले चुका। और इफ दिस वाज नॉट इनफ तो बलूचिस्तान में तो पहले से ही एक संघर्ष हम देख ही रहे हैं कि चल रहा है बलोचों और पाकिस्तान की जो सरकार है उसके बीच में। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान इंगेज्ड है ही। और ये चीज हम समझ लें कि अमेरिका अपने मतलब के लिए किसी भी देश का इस्तेमाल करता है। इस प्रकार की स्थितियों में अमेरिका कभी भी जाकर के पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। ईरान खुद ही अभी एग्जॉस्टेड है तो वो पाकिस्तान का कैसे साथ देगा। अच्छा, ये भी खबरें आई कि हमारे यहाँ जो ये अभी कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा एक
प्रदर्शन आंदोलन जो चल रहा था, जी। उसमें आईएसआई ने लोगों को इस पार्टी से जुड़ने के लिए 50-50 हजार रुपए की पेशकश की थी। ये जो पूरा हैंडल है, ये जो पूरा डोमेन है, इसको हमारी खुफिया एजेंसी ने क्रैक करके, और हमारी जी। खुफिया सूत्रों से फिर ये अब पब्लिक डोमेन में खबर आई है, इसको लोग हम्म। जाके पढ़ सकते हैं। और बिल्कुल। बांग्लादेश की जमात जो है, जमाते इस्लामी भी जो है, इसी प्रकार का प्रलोभन अपने यहाँ के युवाओं को दे रही थी, और वहां के कुछ लोग भी यहाँ भेजे गए थे कि आप वहां जाकर के इस प्रदर्शन का हिस्सा बनिए। तो देखो, जब एक स्टेट फेल होती है ना अंबर, तो उसका असर उसका जो पड़ोसी समृद्ध देश होता है उसकी सुरक्षा पे पड़ता है। ये कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर आपका पड़ोसी अनस्टेबल है तो आपके लिए भी चुनौतियां रहेंगी। तो भारत ने तो हमेशा प्रयास किया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, कि हमारे आसपास के जो पड़ोसी देश हैं वो सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें, प्रॉस्पेरस रहें, चाहे बांग्लादेश हो, भूटान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो। हम तो लगातार इन तमाम देशों की सहायता करते हैं, लेकिन इनके अपने जो आंतरिक मैं कहूँ स्थितियां और चैलेंजेस हैं, जो इनके अपने पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक प्रेफरेंसेस से उत्पन्न हुए हैं, उसकी वजह से आज ये इस प्रकार की स्थितियों को, चुनौतियों को देख रहे हैं। एंड पाकिस्तान इज अ क्लासिक एग्जांपल हियर। अंबर। बिल्कुल। और इनफैक्ट भारत और अफगानिस्तान के बीच में दोस्ती को लेकर अभी जो DGISPR है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कुरान की एक आयत का हवाला दिया और कहा कि काफिर और मुसलमान दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि आपको याद होगा कि अभी बीते दिनों अफगान तालिबान ने कहा था कि हमारा DNA सेम है। तो हाँ, उन्होंने कुरान की आयत का हवाला दे दिया। मतलब खुद तो काफिरों से सबसे ज़कात चंदा लेते हैं, लेकिन भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती पे उन्होंने कुरान की आयत बोल दी। ये पाकिस्तान के दिन आ गए। भाई अफगानिस्तान के साथ तो हमारे सिविलाइजेशनल और इस प्रकार के सांस्कृतिक संबंध रहे कि हम सभी जानते हैं कि गांधारी कहाँ की थी, जो हमारी महाभारत का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कैरेक्टर रही हैं, और कंधार की राजकुमारी थी और यहाँ हस्तिनापुर की वो रानी बनकर के आई। इस प्रकार के कनेक्ट्स जो हैं वर्षों के रहे हैं। जिस तरह से काबुली वाला का चित्रण किया टैगोर ने, हम उसको कैसे भूल सकते हैं? इस कहानी को हम सब पढ़ के बड़े हुए हैं। तो एक ये मैं मानती हूं कि जब तालिबान जैसी ऑर्गेनाइजेशन वहां की सत्ता पर काबिज होती है तो देयर आर सर्टेन पैराडॉक्सिकल क्वेश्चंस, क्योंकि जिस तरह के डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेकर के भारत चलता है, महिलाओं के सशक्तिकरण की और विमेन लेड डेवलपमेंट की बात जिस तरह से भारत करता है, भारत जैसा देश करता है, तो वहां हमको एक डिफरेंस नजर आता है। पर क्या पता, शायद हमारे साथ इस प्रकार के रिश्ते हैं, ऐसा अफगानिस्तान यदि मानता है, यदि सरकार मानती है, तो यहां से क्यों लेकर के हो सकता है कि अपने यहाँ एक बदलाव करे और एक सकारात्मक परिवर्तन करे। पर बहरहाल ये तो वहां के मंत्री ही बात कर रहे हैं कि हमारा जो DNA है वो भारतीय है। और इस प्रकार की बात तो आप देखो साउथ ईस्ट एशिया में भी, इंडोनेशिया से लेकर के जो दूसरे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है वो भी करते हैं। तो ये जो एक अखंड भारत और विस्तारित भारत है, जो हजारों वर्ष पूर्व का भारत है अंबर, जिसके सिविलाइजेशनल कनेक्शन अलग अलग सभ्यताओं के साथ थे, साहित्य के स्तर पर, रिश्तों के स्तर पर, विज्ञान के स्तर पर, तकनीक के स्तर पर, व्यापार के स्तर पर, तो उसको हम झुटला नहीं सकते, उसको हम भुला नहीं सकते। और वो अब आज हमको परिलक्षित होते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि आज का भारत नया भारत है, फिर से एक शक्तिवान देश बन के उभरा है। तो फिर अब ये तमाम देश जो है वो भारत के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन अंत में मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ डॉक्टर जोशी, वो ये कि भारत ने जैसे कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को प्रायोरिटी दी, इनफैक्ट पाकिस्तान जैसे देश को भी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया और उसको काफी सपोर्ट किया। बांग्लादेश की बात करें, नेपाल की बात करें, सभी देशों को, वियतनाम से लेकर सभी देशों को वो म्यांमार सबको सपोर्ट करता है। लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी देशों का इस्तेमाल वो भारत विरोधी ताकतें करती हैं भारत को कमजोर करने के लिए। आप बेहतर जानते हैं ऑफ कोर्स। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि भारत को नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में कुछ बदलाव, उसको लुक करने की जरूरत है, या कैसे देखते हैं कि कैसे हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं उसको भारत कंट्रोल कर सकता है? देखो अंबर, पिछले 11 से 12 सालों में भारत ने खुद अपनी छवि में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है वैश्विक राजनीति में। 1947 में जब हम आजाद हुए थे और तब जब हमारी फॉरेन पॉलिसी बनाई गई थी, तो एक क्वेश्चन था हमारे नीति निर्माताओं के सामने कि वो पुराना जो भारत, जिसको हम भारत के नाम से जानते थे, वहां से एलिमेंट्स लेकर के आएंगे इस विदेश नीति को बनाने के लिए, जो लाए भी गए। वसुधैव कुटुंबकम और पंचशील जो हैं, ये सब हमारी हजारों हजार पुरानी भारतीय संस्कृति सभ्यता के परिचायक है। लेकिन उन्होंने इसको अपना नाम दे दिया। तो नेहरूवियन पॉलिसी, गांधीयन पॉलिसी के नाम पर नॉन वायलेंस की बात की गई, टॉलरेंस की बात की गई, जो हमारे वेद पुराण शास्त्रों में हमको वैसे ही देखने को मिलता है, हमारी संस्कृति में देखने को मिलता है। एब्सोल्युटली।
लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो हमारे आसपास के देश थे, तो हम इनकी इनकी तुलना में, इनकी दृष्टि में इनसे भी ज्यादा कमजोर साबित हुए। हमें युद्ध झेलने पड़े पाकिस्तान के साथ, और वैश्विक स्तर पर अपनी इमेज क्या रही, वैश्विक स्तर पर अपनी इमेज वही सपेरों के देश वाली रही। yes. आप सोचो, हम विश्व का 7वां सबसे बड़ा लैंडमास, इतने बड़ा ह्यूमंगसली पॉपुलेटेड कंट्री, पाकिस्तान की हम सहायता कर रहे थे उस समय, तो पार्टीशन के बाद हमने बहुत बड़ी फाइनेंशियल हेल्प की पाकिस्तान को, और ये तमाम अपने आसपास के देशों को, चाहे कोई, and we are the oldest civilization, we are the only democratic country. भाई जब हमारे यहाँ पर नालंदा, तक्षशिला और वल्लभी जैसे विश्वविद्यालय थे, तब आज के जो ये विदेशी विश्वविद्यालय हैं, ये बर्फ के मैदान थे या ये डेजर्ट थे या ये प्लेन्स थे, तो ये हमारी तो सबसे पावरफुल सिविलाइजेशन है। लेकिन पिछले 11 से 12 वर्षों में हमने परिवर्तन किया, हम नॉन अलाइंड से ऑल अलाइंड बने। हमने अपने पड़ोसी देशों को कहा कि जब डिजास्टर होगा तो हम सबसे पहले तुम्हारी मदद के लिए आएंगे, लेकिन अगर तुम आतंकवादी भेजोगे तो फिर हम सर्जिकल स्ट्राइक भी करेंगे और फिर हम ऑपरेशन सिंदूर भी करेंगे। और वहीं पर अपनी जो आर्थिक शक्ति है उसका लोहा मनवाते हुए जब हम विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बने, तब इन देशों को भी समझ में आया कि ये जो इंडिया है ये दरअसल भारत है। तो वो एक भारत से इंडिया तक की जर्नी, फिर इंडिया से भारत तक की जो अब हमने जर्नी तय की है, यहीं पर वो बदलाव आया है। हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात करते हैं, हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं, लेकिन विदाउट टेकिंग अ सिंगल एक्सक्लेमेशन मार्क ऑन आवर इंटरनल सिक्योरिटी। हमारे प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, आतंकवाद का 1 सेंटीमीटर भी हम सहन नहीं करेंगे। तो अब इन देशों को भी समझ में आता है कि एक नया भारत है, और यही कारण है अंबर कि इस भारत को चाहे ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में तुम देखो, या अपने पड़ोसी देशों के मददगार के रूप में देखो, या अंतरराष्ट्रीय मंचों में सुधार करने वाले प्रणेता के रूप में देखो, आज पूरी दुनिया मानती है। नहीं, मददगार तो ठीक है, लेकिन बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान ये भारत विरोधी गतिविधियों के लिए हमेशा इस्तेमाल होती हैं। और जो अमेरिका की खुल की बात कर लेते हैं, अमेरिका हमेशा भारत को वो करने के लिए, अनस्टेबल करने के लिए इन सभी देशों का इस्तेमाल करता है। तो ये भी तो दोनों दो तरफा खेलते हैं। देखो अंबर, भारत आज तक जो हम कहते हैं ना, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। तो इस चीज को हमें समझने की आवश्यकता है कि भारत की जो नीति है वो पूरी दुनिया को, इस प्लेनेट को, इररिस्पेक्टिव ऑफ ह्यूमन स्पीशीज, प्लांट्स और एनिमल्स को भी एक परिवार समझने की नीति है। ये हमारे खून में है, ये हमारे डीएनए में है, ये हमारी संस्कृति है, जो पत्ते पत्ते को भी भगवान के रूप में स्थापित कर देती है, और हम पेड़ों की भी, वृक्षों की पूजा करते हैं, है ना, जो आज पूरी दुनिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में समझती है, जानती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देश जब इस प्रकार की गतिविधियों में ट्रैप होते हैं तो वो चीन और अमेरिका जैसे देशों के पपेट बनते हैं। भारत जैसा देश इस प्रकार की गतिविधियां नहीं करता किसी भी देश के साथ में, तो इसीलिए हम किसी के पपेट नहीं है, और इसीलिए हम आज एक विश्व शक्ति बन पाए हैं, क्योंकि हमारे कंधे पर रख करके कोई दूसरा देश अपनी बंदूक नहीं चला पाया है। ये आज तक का, ये तो हम 1947 से लेकर के अब तक का भी अपना इतिहास देखें तो हम किसी के हाथों की पपेट कभी नहीं बने। तो यही कारण है, भारत दूसरे देशों से अलग है, अपने आसपास के देशों से अलग है, और इसीलिए जब हम अपने आसपास के सभी देशों से तुलना करते हैं तो भारत एक महाशक्ति के रूप में हमको दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं बांग्लादेश की बात करें, नेपाल की बात करें या पाकिस्तान की बात करते हैं, खासतौर से जो स्पेशली जिनको अमेरिका, चाइना भारत के अगेंस्ट इस्तेमाल करता है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं हमने भारत की पॉलिसी में बदलाव देखा है। एक सख्त रवैया, मददगार है लेकिन सख्ती रवैये में आई। आपको लगता है कि इसके चलते कुछ बदलाव हम देखेंगे, जो चैलेंजेस इनके थ्रू भारत को के सामने आते हैं? लगातार इस प्रकार की चुनौतियां 1947 के बाद से भारत ने झेली है अंबर, लेकिन पिछले, जैसे कि मैंने कहा, 11 से 12 वर्षों में एक बड़ा बदलाव हमारे भीतर आया है। हम जो एक डविश पॉलिसी के लिए माने जाते थे, हमारी फॉरेन पॉलिसी को हमेशा डविश पॉलिसी कहा जाता था, वो एक हॉकिश पॉलिसी में तब्दील होती हुई हमको नजर आई। तब जबकि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके करारा जवाब दिया आतंकवाद का, हमने ऑपरेशन सिंदूर करके करारा जवाब दिया, और चाहे डिप्लोमेटिक टेबल हो या युद्ध का मैदान हो, भारत हारता नहीं है अंबर। तो पहली बात तो किसी के साथ युद्ध करने जाते नहीं है, किसी पर जाकर हम अटैक नहीं करते, लेकिन यदि कोई हमारे आकर के हमारी बॉर्डर्स को या हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज उत्पन्न करता है तो ये नया भारत है, ये साफ कहता है कि हम सहन नहीं करेंगे, और यहीं पर फिर वो बदलाव दिखाई पड़ता है। और इसी के कारण जो है
हम सक्सेसफुली अपने आप को सुरक्षित रख पाने में सफल होते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए जैसा कि आपने वो शेर भी पढ़ा था, सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जहाँ हमारा। बिल्कुल, भारत आज से भी सदियों से कितने ही दुश्मनों का सामना किया है, कितने ही आक्रमण, कितने ही आक्रांता अब भारत में आए और भारत को लूटने की साजिश की। क्या कुछ भारत ने नहीं किया, लेकिन आज भी भारत की संस्कृति, भारत का सिविलाइज़ेशन, भारत का वजूद दुनिया में कायम है और ज़ोर-शोर से कायम है। ये भारत की मतलब बात ही अलग है। और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि भारत की विदेश नीति में हमने बदलाव देखा। बहुत अग्रेसिवली हम देखते हैं कि भारत अपनी चीज़ों को, अपने जो इंटरेस्ट है उनको पुश कर रहा है। डॉक्टर जोशी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अंबर। सभी दर्शकों को भारत माता की जय। भारत माता की जय।